गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 3 हम पढ़ रहे थे। आज अपने 8वें लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। ये एक ओवरव्यू है जो हम पढ़ चुके हैं। देखिए, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें जो रेड कलर के पोर्शंस है वो हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर पढ़ा था, जो कि क्लोनिंग वेक्टर का पार्ट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जीनोम क्या होता है। जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। मतलब जीनोम एक सजीव में पाए जाने वाले समस्त जीनों का समूह होता है, मतलब समस्त डीएनए होता है जिसमें कि उसमें पाए जाने वाले सारे जीन्स पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम जानते हैं कि हमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर हैप्लॉइड की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि रिपीटेशन होता है, डबल मतलब जस्ट एक कॉपी एक्स्ट्रा होती है तब 46 होते हैं। अदरवाइज जो सारे डीएनए है वह तो अब उसके हैप्लॉइड जीनोम में पाया जाता है, जो होता है 23 क्रोमोसोम का। तो हमारा जो जीनोम होता है वो होता है 23 क्रोमोसोम्स का मिल के बना होता है। तो इस प्रकार से जीनोम हो गया टोटल डीएनए फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म, एक सजीव में पाया जाने वाला संपूर्ण डीएनए का सेट। अब जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब जीनोम की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आप जानते हैं, जैसे आपने लाइब्रेरी देखी है, लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, मतलब एक सजीव में पाए जाने वाले संपूर्ण जीनोम का कलेक्शन जहाँ होता है उसे हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये बात हुई कि यहाँ पे कि ऐसा तो है नहीं कि आपने उसका डीएनए निकाल दिया और उसको आपने संपूर्ण उसका कलेक्शन एक ही ऑर्गेनिज्म डीएनए को निकाल के किसी में डाल के और रख दिया। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है। तो पहले उसको टुकड़ों में बांटा जाएगा, उसके बाद में उसे अलग अलग प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स में डाला जाएगा और फिर उन क्लोनिंग वेक्टर्स को मेंटेन किया जाएगा एक जीनोमिक लाइब्रेरी में। आगे हम इसको समझेंगे। तो अ जीनोमिक लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ द टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लिया, जैसे अगर ह्यूमन लिया तो ह्यूमन का टोटल डीएनए उसमें उस जीनोमिक लाइब्रेरी में पाया जाएगा, जिसको हम ह्यूमन की जीनोमिक लाइब्रेरी बोलेंगे। वैसे ही अगर आपने अरेबिडोप्सिस का कलेक्शन किया है तो अरेबिडोप्सिस जीनोमिक लाइब्रेरी हो जाएगी। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का आप डीएनए का कलेक्शन कर रहे हैं उसके नाम से उसकी जीनोमिक लाइब्रेरी हो जाएगी। So a genomic library is a set of DNA clones that ideally contain the entire DNA content of a genome. एक जीनोम में पाया जाने वाला समस्त डीएनए जीनोमिक लाइब्रेरी में डीएनए क्लोन्स के रूप में पाया जाता है। आगे आपको बताऊंगी मैं कैसे। अ डीएनए क्लोन इज अ डीएनए कंस्ट्रक्ट दैट इज प्रोपेगेटेड बाय रेप्लिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं क्लोन क्या होता है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि क्लोनिंग में क्या होता है कि एक डीएनए का फ्रेगमेंट किसी वेक्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है। उस वेक्टर को फिर किसी होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। होस्ट क्या हो सकता है, ई कोलाई हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, हमने पढ़ा है पहले। और इस होस्ट में वह मल्टीप्लाई करता है और साथ साथ में आपका जो डीएनए है, वह फॉरेन डीएनए है, वो भी मल्टीप्लाई करता है। द क्लोन इज composed of two parts that are fused into a single continuous DNA molecule. क्लोन दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है वेक्टर और दूसरा भाग होता है इंसर्टेड डीएनए या फॉरेन डीएनए। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने का क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है, क्योंकि अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो डीएनए है, जैसे आपको ह्यूमन की बात करें तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन का डीएनए जो है वो मल्टीप्लाई हो और हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे किसी लाइब्रेरी के फॉर्म में। जैसे हम बुक्स को देखते हैं ना कि हम लाइब्रेरी जाते हैं, हमको जो बुक्स चाहिए हम निकाल के ले आते हैं, सेम वही चीज़ होगी। हमको डीएनए का जो फ्रेगमेंट चाहिए हम उस लाइब्रेरी से निकाल सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। तो ये है द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी इज द आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए।
जो जीनोमिक डीएनए, जिस सजीव का डीएनए आपको निकालना है उसके डीएनए को आइसोलेट करना। जैसे अगर ह्यूमन का निकालना है तो ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट करना। तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा डीएनए को आइसोलेट किया जाता है या निकाला जाता है। अब एक बार जब डीएनए आइसोलेट कर लिया तो डीएनए बहुत बड़ा होता है। अगर इंटैक्ट डीएनए बोलें, संपूर्ण डीएनए काफ़ी बड़ा होता है, और हम इतने बड़े डीएनए की क्लोनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमको तो डीएनए का छोटा खंड चाहिए होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम मैक्सिमम 300 केबी या फिर 800 केबी तक अगर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें भी हम इतना ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको डीएनए के फ्रेगमेंट्स करने पड़ेंगे। तो दूसरा स्टेप है, द एंटायर डीएनए इज सब्जेक्टेड टू पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। संपूर्ण डीएनए को का पार्शियल मतलब होता है आंशिक, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जाता है। अब आंशिक से क्या मतलब है, मैं आपको बता चुकी हूँ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या होता है। ये तो आपको ध्यान है कि हम किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पर या उसके पहचान स्थल पर हम डीएनए को काटते हैं। अब पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। आंशिक का मतलब ये है कि डीएनए को अपने को पूरा ही नहीं काट देना है, क्योंकि डीएनए में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। अगर हम किसी भी डीएनए की बात करें तो यदि हमने उसमें पूर्ण रूप से उसको काट दिया तो डीएनए के बहुत छोटे छोटे खंड हो जाएंगे, और इतने सारे खंड को भी हम मैनेज नहीं कर सकते, मुश्किल होती है। तो हमको ज़्यादा छोटे खंड भी नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल मीडियम या बड़े खंड चाहिए डीएनए के। तो इसके लिए हम उसको पार्शियल डाइजेस्ट करते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, ताकि वह डीएनए पूर्ण रूप से नहीं टूट पाए और कुछ समय के लिए ही उसमें कुछ भाग ही उसके डाइजेस्ट हो। तो इसे हम कहते हैं पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये डाइजेशन कौन सा होता है, पार्शियल। तीसरा है, द फ्रेगमेंटेड डीएनए ऑफ सूटेबल साइज इज लाइगेटेड इन द अप्रोप्रिएट क्लोनिंग वेक्टर। अब जब एक बार हमको डीएनए के खंड प्राप्त हो गए तो तीसरा स्टेप क्या होगा, ये जो खंडित डीएनए होते हैं या डीएनए के खंड होते हैं जो कि सूटेबल साइज़ के होते हैं। सूटेबल साइज़ मतलब मैंने बताया था आपको, बहुत छोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। दे आर लाइगेटेड, लाइगेटेड मतलब चिपकाना, इन द अप्रोप्रिएट क्लोनिंग वेक्टर। किसी भी जो सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर, उसमें हम इसको लाइगेटेड कर देते हैं। तब जब डीएनए क्लोनिंग वेक्टर जुड़ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप, द रिकम्बिनेशन वेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इन द ऑर्गेनिज्म। जब एक बार वेक्टर में डीएनए जुड़ गया, फॉरेन डीएनए, तो वो क्या बन गया, रिकम्बिनेंट वेक्टर। और रिकम्बिनेंट वेक्टर फिर सूटेबल होस्ट जहाँ पे वो ग्रो करता है, जैसे जीवाणु हो गया, वायरस है या फिर ईस्ट है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। उसको ट्रांसफ़र करने के बाद में जैसे जैसे वह ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे आपका जो डीएनए है वह भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से वह डीएनए हम मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके बाद में फिर आपको जैसे डीएनए मल्टीप्लाई करता रहेगा, आपको बस क्या करना है, जो भी आप जिस ऑर्गेनिज्म में आपने डीएनए ट्रांसफ़र किया है उस ऑर्गेनिज्म का ध्यान रखना है, उसको आपको सब कल्चर करना है और उसे मेंटेन रखना है। तो देन अगर पांचवा है, जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी स्क्रीन्ड फॉर क्लोन्स बाय हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब डीएनए। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने लाइब्रेरी तो बना दी, पर आपको पर्टिकुलर कौन सा डीएनए खंड चाहिए वो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे उसको निकालोगे, क्योंकि लाइब्रेरी तो पूरा कलेक्शन है। जैसे आपके पास लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है, उस बुक्स में आपके काम की बुक कौन सी है, आप उसका हेडिंग देख के या टाइटल देख के पहचान के निकाल के लेके आते हो कि हमारे काम की बुक है। तो सेम वैसे ही हमारे काम का डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा है, बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट से वो हम पता करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। जो भी डीएनए हमको चाहिए उसका हम प्रोब बनाते हैं। प्रोब बेसिकली होता क्या है कि एक डीएनए का खंड होता है जिसके ऊपर जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पे जाके हाइब्रिडाइज हो जाता है, चिपक जाता है, और उसके द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं कि जहाँ पे भी प्रोब जाके अटैच हुआ है, प्रोब के साथ में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें अटैच होती है जो कि उसको विजुलाइज करती है, मतलब हम देख पाते हैं। तो जहाँ पे भी प्रोब जाके अटैच हुआ है वहाँ पे आपको जो डीएनए होगा वो विजुलाइज होगा। तो ये इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे क्लोन्स हैं, हमको जो रिक्वायर्ड डीएनए है उसको हम पहचान सकते हैं और उसको हम निकाल सकते हैं वहाँ से। इसको हम एक बार डायग्राम द्वारा समझेंगे। ये देखिए आप, ये ह्यूमन डीएनए है। तो ह्यूमन डीएनए में हमने अलग अलग कलर के रूप में उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स बताए हैं, और साथ में मैक्सिमम फ्रेगमेंट्स जो बताए हैं वो हमने ब्लैक कलर के बताए हैं। तो पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
पार्शियल डाइजेशन होना चाहिए। तो आप देखिए, इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा और हमको मिलियंस ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल गए, बहुत सारे हमको खंड मिल गए। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था कि इसको जो ये डीएनए के खंड हैं इनको वेक्टर में लाइगेशन करवाना। तो अब ये येलो कलर का पोर्शन दिख रहे हैं, ये वेक्टर है, और वेक्टर में हमने डीएनए को लाइगेट करवा दिया लाइगेज एंजाइम द्वारा, और इस प्रकार से हमको रिकम्बिनेंट डीएनए वेक्टर्स मिल गए। फोर्थ स्टेप क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स इनटू सुटेबल होस्ट या सुटेबल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम इकोलाई की बात कर रहे हैं, तो इकोलाई में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और जैसे जैसे इकोलाई मल्टीप्लाई होगा वैसे वैसे ये जो हमारा डीएनए है वो भी देखिए आप इसमें अलग अलग कलर के डीएनए आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीन है, येलो, ये डीएनए के खंड है। तो जैसे जैसे इकोलाई मल्टीप्लाई करेगा साथ साथ में हमारा जो डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, और इसी को हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? एक किसी सजीव में पाए जाने वाले समस्त डीएनए के क्लोन्स का समूह। यहाँ पे क्लोन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लोन मतलब फोटोकॉपी होती रहती है कंटिन्यू। तो यहाँ पे है समस्त क्लोन्स का समूह, जिसे हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये आप इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे cDNA लाइब्रेरी, और हम जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी को कंपेयर भी करेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि दोनों में क्या अंतर होता है।